नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और सारे रिश्ते नातों को शर्मसार कर देने वाली। अगर जो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है जिससे इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि जरूर माँ बाप के परवरिश में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, या एक लाइन जरूर दोहराते हैं कि शिक्षा का अभाव रहा होगा। बाकी अगर जो कोई शिक्षित व्यक्ति ऐसा कुछ कर दे जिसकी कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहा जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज का एक गांव लगता है बंगरा बाजार, और इसी बंगरा बाजार के रहने वाले रामजी मिश्रा। रामजी मिश्रा के परिवार में इनके 3 बच्चे और पत्नी। परिवार बड़ा ही सुलझा हुआ रहता है। और जो रामजी मिश्रा होते हैं वो प्राइवेट नौकरी करते, बाकी इसके वो अपने बच्चों पे असर नहीं पड़ने देते। वो सोचते कि अपने बच्चों को हर खुशी देनी चाहिए जिसके वो हकदार है। इनमें तीनों बच्चों में सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम पुष्पा मिश्रा होता है। पुष्पा मिश्रा जितनी ही चंचल, उतनी ही पढ़ने लिखने में तेज तर्रार और उतनी ही खूबसूरत। रामजी मिश्रा की यही सोच रहती कि इसको पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बनाऊंगा और जहां भी इसकी शादी करूंगा जरूर लड़का सरकारी नौकरी करता रहे। अक्सर जब रामजी मिश्रा अपने दोस्तों में बैठते तो इस बात का जिक्र करते कि अगर जो कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का हुआ तो जरूर बताना, मेरी बेटी की शादी करना। तभी रामजी मिश्रा का एक दोस्त एक लड़के के बारे में जिक्र करता है, धनंजय मिश्रा, जो कि बिहार के अमवा गांव का रहने वाला होता है। वो बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी में लिपिक के पद पे तैनात है, सिवान जिले में ही है, और परिवार भी बड़ा सुलझा हुआ है। 3 भाई हैं, 2 भाई अपने अपने परिवार को लेकर अलग अलग जगह पे कमाते खाते हैं, अरे सरकारी नौकरी में है। अगर जो बेटी की शादी हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो। अब ये जो रामजी मिश्रा है, धनंजय मिश्रा को देखते हैं, एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। अब पुष्पा मिश्रा की शादी जब धनंजय मिश्रा से होती है, जब पुष्पा मिश्रा दुल्हन बन के ससुराल अपने आती, पहली बार अपने पति को देखती, तो कुछ खास खुश नहीं होती है, क्योंकि जो धनंजय पांडे होता है वो सांवले रंग का होता है। बाकी पुष्पा ये सोचती है कि चलो एक ख्वाहिश तो नहीं पूरी हुई कि हमारा पति सुंदर हो, स्मार्ट हो, बाकी दूसरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि उसके पास सरकारी नौकरी, जो कि हमेशा से पुष्पा की एक ख्वाहिश रहती थी कि मेरा पति हैंडसम हो, खूबसूरत हो और साथ ही सरकारी नौकरी वाला। अब इसको एडजस्ट करती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब कुछ समय गुजरता है तो जो पुष्पा मिश्रा है वो 2 बच्चों की मां बन जाती है। और जब 2 बच्चों की मां बन जाती है, बेटा जिसका नाम सौरभ होता है, बेटी साक्षी। अब जब ये 2 बच्चों की मां बन जाती है तब तक अब कहते हैं कि एक तरह से मानिए तो घर पे पूरा राज पुष्पा का ही होता है, क्योंकि जो धनंजय पांडे होता है वो सारा रुपये पैसा पुष्पा को ही देता है, क्योंकि अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। एक तो देखने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। अब इस पे वो अपने भाग्य को बड़ा ही भाग्यवान मानता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हमारी शादी पुष्पा से हुई है। देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, जो भी देखता है देखते ही रह जाता है। सभी कहते हैं कि धनंजय तुम्हारी पत्नी तो बड़ी स्मार्ट है, बड़ी खूबसूरत है। उसके खूबसूरती के चर्चे रहते थे, जिससे कि राम जी बड़ा ही खुश रहता है, अरे धनंजय बड़ा ही खुश रहता है। अब वो वक्त गुजरते रहता है, तभी इस जो कि पुष्पा के भाई की शादी यानी धनंजय के साले की शादी देवरिया जिला के बिजौली गांव में होती है। और इस शादी को अटेंड करने के लिए ये धनंजय अपने
परिवार को लेकर अपनी पत्नी पुष्पा और अपने बच्चों के साथ उस शादी में जाता है, जहां की उसकी मुलाकात रतन पांडे से होती है। रतन पांडे पुष्पा का चचेरा भाई होता है, जो कि यही थाना गौरी बाजार का जो कि निवासी हरहनपुर के रहने वाले सुभाष का बेटा होता है, सुभाष पांडे का बेटा होता है। अब जब रतन पांडे से मुलाकात होती है तो ये जो धनंजय है उसे ढेरों बात करता है और दोनों की यही दोस्ती हो जाती है। रतन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, इसी से अपना खर्च बर्च चलाता, और इधर जो धनंजय पांडे उसको अमवा से ड्यूटी करने सिवान जाना पड़ता, तो जाने आने में थोड़ा समय लग जाता, इसलिए बड़ा परेशान रहता। अब यही बात रतन पांडे से साझा करता है और कहता है कि अगर जो इसी इलाके में देवरिया में अगर जो कमरा मिल जाए तो मैं किराए पर ले लूंगा और यही पुष्पा और बच्चों को रख दूंगा। यहां से आने जाने में सिवान मुझे ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि देवरिया का बॉर्डर और सिवान का बॉर्डर सटा ही है। और जब ये बात रतन पांडे से कहता है तो रतन पांडे भी कहता है कि ये तो बहुत आप अच्छा कर रहे हैं जीजा जी, देखता हूं मैं कोई इंतजाम करता। अब रतन पांडे कमरे की तलाश करने लगता है, तभी देवरिया के रहने वाले श्रीवास्तव, जिनका पूरा मकान खाली रहता है, वो लोग यूएसए रहते हैं। अब उनका किसी तरह पता लगाता है, नंबर उनका किसी पड़ोसी से मिलता है, इसके बाद उनसे बातचीत करता है और इस कमरे को रेंट पे लेता है। साथ ही अब धनंजय पांडे से बात करता है। धनंजय पांडे जब जानता है कि देवरिया में रूम मिल गया तो बड़ा खुश होता है। अपने परिवार, अपनी पत्नी पुष्पा और बेटा सौरभ, साक्षी को लेकर वहां पहुंचता है, सारे सामान को शिफ्ट करता है, गृहस्थी का सारा सामान जमाता है। इसके बाद अब वहीं ये सब रहने लगते हैं। अब जब देवरिया में पुष्पा रूम ले लेती है तो जब दिन में तो ये धनंजय पांडे ड्यूटी चला जाता, रात को आता और सुबह ही निकल जाता। अब ये रोज का चलने लगता है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी तभी अब रतन पांडे से धनंजय पांडे कहता है कि देखो, यहां तो हम किसी को जानते नहीं, अगर जो किसी शिक्षक की व्यवस्था हो जाए, किसी टीचर की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को पढ़ा ले। रतन पांडे कहता है कि तो दूसरे टीचर को कहने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद बच्चों को ट्यूशन देता हूं, मैं ही साक्षी और सौरभ को पढ़ा दिया करूंगा। अब इस पे धनंजय बड़ा खुश होता है कि चलो घर की बात है, जो मैं दूसरे टीचर को दूंगा इसी को दे दिया करूंगा। और जहां तक देख रेख की हुई बात, तो घर ही का व्यक्ति है, घर में आएगा तो घर की जिम्मेदारियों को भी कुछ कुछ समझ लेगा। मैं तो दिन भर रहता नहीं और कभी कभी तो रात भी रुकना पड़ जाता है। अब इसे निफिक्र हो जाता है धनंजय पांडे, अपनी ड्यूटी पे, अपने परिवार पे ध्यान देने लगता है। बाकी इधर जो तो रतन पांडे बात है, अब ज्यादा बातचीत पुष्पा से होने लगती है। और जब पुष्पा से बातचीत ज्यादा होने लगती है तो जो पुष्पा है वो अब रतन से इस कदर घुल मिल जाती है कि रतन के बिना वो अब एक पल रहना नहीं चाहती। और इधर रतन जब भी पुष्पा साड़ी पहनती, सूट पहनती, जब भी तैयार होती बाजार जाने के लिए, जब भी कोई काम रहता तो उसकी प्रतिक्रिया रतन पांडे अक्सर दिया करता था, तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, अच्छी लग रही हो। अब इन सब बातों को सुन सुन के पुष्पा के कान बड़े संतुष्ट होते और पुष्पा जैसे पति की तलाश में थी, जैसे पति का शौक था, वो शायद रतन जैसा। रतन देखने में बेहद हट्टा कट्टा स्मार्ट। अब रतन 10 दिनों तक पढ़ाने नहीं आता, उसकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है। अब इस पे पुष्पा इधर बड़ी बेचैन हो जाती है कि रतन आ नहीं रहा। 10 दिन के बाद जैसे रतन आता है, पुष्पा मुंह फेर के खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही थी, तुमको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं। जैसे रतन इसी बात का इंतजार कर रहा था। रतन कहता है कि मैं तो यही सुनना चाहता था, तुम तो अपनी दिल की बात ऐसे कहती नहीं,
अच्छा हुआ कि मैं आया, नहीं तो तुम अपनी दिल की बात कह दी। इसको कहते हुए पुष्पा से लिपट जाता है और पुष्पा भी शायद इसी का इंतजार कर रही थी। अपने ही चचेरे भाई के साथ कमरा बंद करती है और उसमें दोनों फिजिकल हो जाते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। अब दिन दिन भर ये रतन पुष्पा के साथ रहने लगता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब इधर धनंजय को कोई पता ही नहीं, कोई खोज खबर ही नहीं, वक्त गुजरते रहता है। बाकी वक्त के साथ साथ धनंजय को अब ये लगने लगता है कि जब से देवरिया रहने लगी पुष्पा, तब से मेरे पे ध्यान नहीं देती और जब भी रात को आता ड्यूटी करके तो पुष्पा अक्सर सोई मिलती, वो जगाता नहीं। अब उसके व्यवहार को देखते हुए वो दारू शराब का नशे का आदी हो जाता है, दारू शराब पीने लगता है, अक्सर दारू शराब के नशे में आता है, पुष्पा से मारपीट करता है, झगड़ा होता है, परिवार की स्थिति खराब होती जाती है। एक दिन पुष्पा झगड़ा करती है और अपने बच्चों को लेती है मायके चली जाती है। अब इधर जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, इसी 18 अप्रैल की अगर जो बात की जाए तो वहीं देवरिया में एक चीनी मिल लगती है, जिसके परिसर में एक 100 मिलता है और जब 100 कुछ लोग देखते हैं तो हड़कंप से मच जाती है। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस की एक टीम पहुंचती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जब उसको टटोलती है, उसके पॉकेट को चेक करती है तो उसमें से एक आधार कार्ड मिलता है जिसपे धनंजय पांडे लिखा होता है। अब धनंजय पांडे का जब नाम आता है तो पता चलता है बिहार के अमवा का रहने वाला है, उसके घर वालों को सूचना दी जाती है और साथ ही धनंजय पांडे के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है पीडब्ल्यूडी में और ये चीनी मिल में क्या करने आए। और उसके चेहरे को इस कदर बिगाड़ा गया रहता है जैसे कि कोई अपनी पूरी गुस्सा उसके ऊपर उतारी हो। अब पुलिस वाले डेड बॉडी को लेते हैं, साथ ही उसकी पत्नी के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वो देवरिया में किराए के रूम पे रहते थे, बाकी इस समय वो मायके गोपालगंज का जो मंगरा बाजार है वहां के रहने वाले रामजी मिश्रा की बेटी। अब यहां से कांटेक्ट पुलिस करती है और जब पुलिस पहुंचती है और जब पुष्पा से पूछताछ करती है तो पुष्पा से पूछती है कि ये बताइए कि कोई ऐसा दुश्मन जो आपके पति को नुकसान पहुंचा सके, ऐसा कर सके। पुष्पा सटीक जवाब देती है, कहती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं और उनके कोई ऐसे दुश्मन है नहीं जिसके बारे में मैं जानती हूँ, और अगर जो ऑफिस की बात रही होगी तो मुझे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अपने काम की बात वो हमें कभी बताते ही नहीं थे। अब उसके चेहरे के हाव भाव के देख के जो इंस्पेक्टर डीके सिंह थी वो बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि एक पत्नी जिसके पति की जल्द में ही मौत हुई हो वो ऐसे सटीक जवाब दे रही है जैसे कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब वो मुस्कुराते हुए उठते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगा, कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछूंगा, तब तक देखता हूं कि क्या हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। अब जो इंस्पेक्टर डीके सिंह होते वो तो चले जाते, बाकी जाने से पहले पुष्पा के नंबर को लेके जाते जिस मोबाइल में 2 सिम चल रहे थे। अब जब कॉल डिटेल निकलती तो एक सिम में तो कुछ मिलता नहीं, उसमें तमाम रिश्तेदारों के नंबर रहते जिसपे कभी कदार बात हुई रहती। बाकी एक सिम जो थी उस पर लगातार एक ही नंबर पे बात होती थी और वो नंबर था रतन सिंह का। अब जब फिर से पुलिस आती और रतन सिंह के बारे में पूछती तो बताती कि ये तो मेरा चचेरा भाई और ये अक्सर देवरिया हमारे मकान पे, हमारे किराए के रूम पे ये आता जाता था क्योंकि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। अब जो इंस्पेक्टर है वो पूछते हैं कि आपने तो बताया नहीं, तो कहती है कि जब घर ही का है तो इसके बारे में क्या बताना। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अक्सर कातिल घर का ही होता है। अब ये कह के चले जाते हैं। अब तीसरे दिन इस पुष्पा को थाने बुलाया जाता है और साथ ही रतन सिंह को भी बुलाया जाता है और जब रतन सिंह आता है और दोनों से अलग अलग पूछा जाता है, रतन सिंह से कहा जाता है कि पुष्पा ने सब कुछ कबूल लिया और इधर
पुष्पा से कहा जाता है कि रतन सिंह ने सब कुछ कबूल लिया। अब दोनों इसमें टूट जाते हैं। टूटते तो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुन के पुलिस वाले भी है। दरअसल माजरा पैसे का होता है, नौकरी का होता है। ये लोग फिजिकल तो हो जाते हैं, इनका नाजायज संबंध तो हो जाता है। अपने ही चचेरे भाई के साथ रंगरलिया तो मनाने लगती है पुष्पा। बाकी अब ये जो रतन है वो कुछ खास कमाता नहीं, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता जिससे कि किसी तरह अपना खर्च उठाता था। तो दोनों ही प्लान करते हैं कि अगर जो धनंजय मर जाता है तो उसकी सरकारी नौकरी, पुष्पा को फिर सरकारी नौकरी मिली जाएगी, पेंशन मिलेगी। इसके बाद हम लोग आराम से शादी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करेंगे। और ये प्लान बनाते हैं। जब ये पुष्पा मायके चली जाती है तो अब रतन से कहती है कि तुम जाओ और अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। इसके बाद रतन जाता है। एक दिन कहता है कि अरे जीजा जी, आप लोगों को इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलिए पुष्पा को मना के लाते हैं। और इससे पहले चलिए हम लोग पार्टी करते हैं। वो चीनी मिल के पास लेके जाता है। इसके बाद वहां दारू की बोतल लेके जाता है, पिलाता है। और जब धनंजय पी के नशे में धुत होता है, इसके बाद रतन एक ईंट उठाता है और इस धनंजय के सर पे दनादन मारता है। और जैसे वो जमीन पे गिर जाता है, वहीं गिलोय की कुछ झाड़े रहती उसको उखाड़ता है और इसके बाद धनंजय के गले में लपेटता है और जब तक खींचता है जब तक उसकी सांसें न रुक जाए। इसके बाद वहां से चल देता है और उसको तो ये लगता है कि अब कोई जान नहीं पाएगा। अब जब रतन इस बात को कबूलता है तो इसी की तहरीर पे इस पुष्पा और रतन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जब इस बात की खबर राम जी को लगती है तो राम जी भी बड़े हैरान कि जिस बेटी पे मैं नाज करता था, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो कभी कभी इंसान अपने वासना के आगे इस कदर वासना का खेल खेलता है, इस कदर वो अंधा हो जाता है कि खुद से अपनी गृहस्थी को उजाड़ देता है, जैसे कि पुष्पा ने उजाड़ दिया। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? इन दोनों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और नाहक में धनंजय मारा गया और दो बच्चे जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, अब पूरी जिंदगी उनको झेलना है। और इस अपनी मां के करतूत पे कोई ना कोई कभी ना कभी सामने आ जाएगा, सवाल खड़े ही होंगे। बच्चों को हमेशा उस सवाल का जवाब देना है। तमाम बातें आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।